नमस्कार, न्यूज सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। बिहार चुनाव होने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 243 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। बिहार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, बिहार की पॉलिटिक्स किस तरफ बैठेगी, इन सब बातों को जानने समझने के लिए हमारे साथ आज पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर मनोज तिवारी जी हैं। सर, न्यूज सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बिहार का चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और चुनाव अपने शबाब पे है। अब जो शबाब पे चुनाव है, तो बिहार की सियासत को आप कैसे देखते हैं? बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में भी और बिहार के संदर्भ में भी। जहाँ तक बिहार हमारा पिछड़ा राज्य माना जाता है, लेकिन उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है इस देश में। सब जगह नहीं, विदेशों में भी उसका डिमांड है। ब्यूरोक्रेसी में बिहार का सबसे बड़ा हस्तक्षेप है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस देश में। चाणक्य कौटिल्य की यदि बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बिहार की पवित्र भूमि से ही निकले। तो बिहार अपने आप में हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक विशेष स्थान रखता है और इसका चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक। अब सर, बात आती है बिहार के पॉलिटिकल एस्पेक्ट की। हम बात करते हैं कि प्रशांत किशोर के आने से क्या बिहार में चीजें बदलेंगी? क्या बिहार में चुनाव का जो एजेंडा है, प्रशांत किशोर के आने से 2-3 मुद्दों की ओर थोड़ा सा जोर बढ़ा है। पलायन का मुद्दा एक नया मुद्दा बना है प्रशांत किशोर के आने से, क्योंकि 3 साल से वो लगातार उसको मुद्दा बनाए रखे हैं। इसी तरीके से बेरोजगार का मुद्दा एक नया मुद्दा बना है। कुछ मुद्दे जिस चुनाव में नए बने हैं, लोग बिहार को बदनाम कर देते कि जाति के आधार पर वोट पड़ती है। कहीं ना कहीं जाति फैक्टर होता है। तो दूसरा एक चीज और बताइए, नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा क्या? नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है ही नहीं। नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर होता तो हम ये कह सकते थे, यह हर एक चुनाव में आता है। जो भी सत्ताधारी पार्टी रहती है, विपक्षी हमेशा ये कहता है कि इसका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इनको नुकसान करेगा। लेकिन वो 20 साल से राजनीति में है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनका बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने अभी महिलाओं के लिए 10,000 रुपए का योजना उनको दिया है और वहां करीब मेरे ख्याल से लगभग बड़े स्तर पे 1.5 लाख महिलाएं या 1.4 लाख कितनी महिलाएं उसमें काम करती है वहां पर, और उनकी चिंता नीतीश जी करते हैं। वो उनके लिए बड़ी सहयोगी के रूप में काम करेगी। अब नया विषय आया MY वाला, महिला और यूथ वाला। लोग उसमें मुस्लिम और यादव से जोड़ते हैं, लेकिन हमारी पार्टी उसमें महिला और यूथ 30% वोटर वहां का हमारा यूथ है, तो इसलिए यूथ पे एम्फेसिस रहता है। बीजेपी बड़ी पार्टी, बड़ा संगठन है, तो ये लोग इस चीज को बड़ा फोकस करते हैं। एनडीए कहीं ना कहीं महिला और यूथ पे फोकस करके उस चीज को कहीं ना कहीं उसे दूसरी पार्टी के कमजोर करके उसका लाभ लेने वाला। ठीक। एक चीज सर और समझना चाहेंगे कि पिछली बार के चुनावी आंकड़ों को देखें तो बड़ा नेक टू नेक फाइट हुई थी दोनों दलों के अंदर। अब क्या सिनेरियो आप देखते हैं कि एनडीए और जो महागठबंधन के प्रत्याशी, हालांकि अब तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है, जिसकी बात कही जा रही थी कि आपका मुख्यमंत्री पद कौन होगा, तो वो भी कांग्रेस ने या कहीं महागठबंधन ने एक चेहरा दे दिया तेजस्वी यादव का। अब इस बात से क्या महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो उनके लिए चीजें आसान हो गई हैं और जो उहापोह की स्थिति बन रही थी चुनाव के अंदर वो अब आसान हो जाएगी? हालांकि बीजेपी में जो या कहें गठबंधन में जो स्थितियां हैं वो भी काफी विचित्र है। तो क्या आप मानते हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी के दोनों के बीच नेक टू नेक फाइट है? देखिए, जहां तक तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने का विषय है, इसका संभवतः बहुत बड़ा लाभ महागठबंधन को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तेजस्वी जी बेदाग नेता नहीं है। तेजस्वी जी उस लीगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं बिहार में, जो लीगेसी विवादित है। आज भी उन पर लंबे मुकदमे चल रहे हैं। आम जनता में उनकी एक साफ छवि अच्छी राजनीति के रूप में उस जनता दल को नहीं माना जाता जहां से तेजस्वी जी आते हैं जी। उनके कार्यकाल में वहां क्या होता था पूरा बिहार की जनता जानती है। तो उसमें मुख्यमंत्री का यदि चेहरा घोषित होता है तो वो व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जिससे उसका लाभ गठबंधन को मिले। तो तेजस्वी जी इतने इस तरह के युवा हैं वो, लेकिन वो विवादित युवा हैं। वो इतने साफ छवि के या ऐसे युवा नहीं कि पूरा बिहार उनके ऊपर आकर्षित होके ये कहेगा हम तेजस्वी को जिताने जा रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी तरफ अनुभवी व्यक्ति है, नीतीश जी है, 20 साल से चला रहे हैं। उनके नेतृत्व में गठबंधन ने कायम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका नेतृत्व और इतनी बड़ी पार्टी
वो भी दोनों वो बहुत मजबूत स्थिति में है, और तेजस्वी जी को कांग्रेस के साथ मिलके वो भी वोट बैंक के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और नेक टू नेक फाइट होने वाली है, एक तरफा तो चुनाव होने वाला नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और समझना चाहेंगे, जब एनडीए के जो सीट बंटवारे को लेकर आप देखिए, बिहार में जब बीजेपी एंट्री करती है तो कहा जाता है कि जेडीयू के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जेडीयू उनके बड़े भाई हैं। सीटों को लेके भी यही रहता था कि जेडीयू पर सीटें रहती थी ज्यादा। इस बार दोनों की सीटें बराबर हैं। अब ये गठबंधन आरोप लगा रहा है कि सब आने वाले दिनों में अगर सरकार बन जाती है एनडीए की तो जेडीयू को खत्म कर दिया जाएगा। आप जेडीयू को धीरे धीरे सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, इसको आप कैसे पॉलिटिकल फ्रेम में देखते हैं? देखिए, किसी के कहने से ना कोई पार्टी खत्म होती है, और जहां 243 सीट पे कोई प्रदेश में चुनाव हो रहा हो तो एक सीट का बड़ा महत्व नहीं है। वो कम ज्यादा कहने के लिए, ऑर्डर ऊपर नीचे करने के लिए हम एक आधी सीट ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन उसका संख्यात्मक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व नहीं होता। हाँ, ये कहने के लिए कि वो ज्यादा सीटों पे लड़ रही है, एक सीट बढ़ती ज्यादा हो जाएगी, एक सीट घटती बराबर हो जाएगी, तो विषय एक नहीं है। विषय है कि नीतीश जी अनुभवी नेता है, बीजेपी पार्टी मन से उनके साथ है और दोनों मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ भी जो आपका ये महागठबंधन है, महागठबंधन को उसका कोई लाभ हानि वाला होने का विषय नहीं है, और बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है। चुनाव बहुत कठिन भी नहीं होगा, बहुत आसान भी नहीं होगा। चुनाव में मुकाबला बड़ा मजबूत मुकाबला, ऐसा नहीं है। जो अपनी वोटें ज्यादा गिरवा के ले जाएगा उसमें उसको लाभ होने वाला है। दूसरा, कहीं ना कहीं जाति सिर्फ फैक्टर नहीं होती, जाति भी एक फैक्टर होती है, और नीतीश जी के पीछे अपर कास्ट भी है, कुर्मी भी है, पिछड़ा भी है, और चिराग पासवान जी के रूप में जो केंद्र में हमारे माननीय मंत्री है, उनके रूप में एक बड़ा वर्ग बिहार में, जिनके फादर रामविलास पासवान जी इस देश के बड़े दलित नेता रहे हैं जी, चिराग, हाँ, उनके बेटे हैं, और उस लीगेसी को रिप्रेजेंट करते हुए दलित समाज भी कहीं ना कहीं उनके पास है। उनके पास अपर भी है, उनके पास पिछड़ा भी है, उनके पास SC ST भी है। इनको लेकर भी काफी अभी वो रहा है, मांझी जी है, नहीं ये भी कुशवाहा है, तो पूरा समाज एन ब्लॉक हम कह सकते हैं। अगर दूसरी तरफ आप देखते हो तो वहां पर पिछड़ा है। अगर हम बात करते हैं तेजस्वी जी, तेजस्वी जी पिछड़े को रिप्रेजेंट करते हैं मूल रूप से, पिछड़ों में भी यादव कम्युनिटी को, ठीक है। और इसी तरीके से जो कांग्रेस है, कांग्रेस का ढांचा बहुत मजबूत अभी चुनाव में नहीं है। वहां बिहार में कांग्रेस मजबूत नहीं है, उसका प्रोपेगेंडा ज्यादा हो सकता है। तो संगठनात्मक दृष्टि से यदि देखें तो तेजस्वी भी कोई संगठन नहीं है इतना बड़ा जनता दल यू में। इनका संगठन दोनों का वीक होने के कारण दोनों पार्टी को नुकसान होगा। इतना वो अपना वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा सकते जितना वोट परसेंटेज अपनी वोट होने के बाद दूसरा एनडीए संगठन अपना बढ़ाता है। नहीं सर, जैसे आप समझा रहे हैं, लेकिन जो भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं साहब अभी कोई सीन क्लियर नहीं है, तस्वीर तो धुंधली है ना। अभी सीन बिल्कुल क्लियर है कि जो 3 साल पहले कोशिश किए थे, आए थे हमारे क्या नाम है ये प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर जी के आने से ट्रायंगुलर फाइट की चर्चा शुरू हुई बिहार में। हमेशा बाइपोलर चुनाव रहा है, लेकिन अब आते आते चुनाव के पास फिर ऐसा लगता है, ये क्या नाम है प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं इट्स ए मैटर ऑफ लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ से ऐसा लगता है कि इतना बड़ा तो अभी एंटी इनकम्पेंसी तो एनडीए के खिलाफ नहीं है, और इतना कमजोर अभी ओपोजिशन भी नहीं है बिहार में कि लीप ऑफ फेथ प्रशांत जी के फेवर में चला जाए। ठीक, एक सर और समझना चाहेंगे, आप चीजों को बड़ा बारीकी से नजर रखते हैं, एक चीज जरा और बताइए, प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को लेकर, जिन एजेंडों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनमें रोजगार है, युवा है, शिक्षा है। और बिहार की पॉलिटिक्स को जब आप देखेंगे 10 साल 15 साल पहले, तो बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो जाति खांचों के आगे बढ़ नहीं पाई। तो क्या प्रशांत किशोर जो हैं, इनके जो एजेंडा हैं, क्या पब्लिक उनको स्वीकार कर लेगी, या वोट जो पड़ेंगे वो अब इन्हीं मुद्दों में पड़ेंगे जिनकी बात प्रशांत किशोर करते हैं, या उन्हीं मुद्दों में पड़ेंगे जिन पे एनडीए और महागठबंधन अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जहां तक एजेंडे का विषय की बात है, चुनाव में मुद्दों का विषय है, ये चुनाव कुछ नए मुद्दे पुरानी समस्याओं के आधार पे बड़े होकर उभरे हैं। चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, ये सारे विषय पहले भी थे,
बिहार में हर एक चुनाव में आते हैं, जी। रहे हैं, लेकिन बिहार में इतना पिछड़ा राज्य होने की वजह से हम इसको इतनी जल्दी इसे एकदम विकसित देश नहीं, वो विकसित राज्य नहीं बना सकते। इंडस्ट्री का बहुत कम वहां पर, इंडस्ट्री बहुत कम है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। 60% वहां पर सर्विस सेक्टर, 60%। प्रशांत किशोर इसी बात को तो उठा रहे हैं, वो जनसभाओं में ये बात तो कहते हैं कि ट्रेन जो गुजरात जाती है तो यहाँ से श्रमिक जो है वो जाते हैं, इंडस्ट्री वाले बिहार में नहीं आते हैं। तो वो इसी बात को तो जनता में एक चेतना तो जगा रहे ना कि बिहार में क्यों नहीं हो सकता ऐसा, नहीं, तो उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। बिहार में इतना काम तो नहीं हुआ कि जिससे बिहार को हम ये कहने लगे कि इसका पिछड़ापन दूर हो गया, लेकिन काम बहुत हुआ बिहार में, कम नहीं हुआ बिहार में काम। बिहार में काम बहुत हुआ है, लेकिन बिहार का जो ब्रेन है वो ब्रेन ड्रेन हुआ है। बिहार में ब्रेन एडवांस है, नो डाउट। बिहार में हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी को बहुत बड़ी संख्या में बिहार लोग तैयार करके भेजते हैं। बिहार ही हमारा है, बड़े सम्मान के साथ वो देश की सेवा कर रहा है, लेकिन उनका कहना है हम बाहर क्यों कर रहे हैं, जब वहां इंडस्ट्री है ही नहीं तो इंडस्ट्री में रोजगार नहीं है। रही बात खेती की, खेती में वहां पर खेती से रोजगार मिलेगा या इंडस्ट्री से मिलेगा या सर्विस सेक्टर से मिलेगा। सर्विस सेक्टर का जो 60% लोग इंडस्ट्री ना होने की वजह से, और खेती में भी बहुत बड़ी स्थिति अच्छी वहां किसान की नहीं है कि वो रोजगार दे पाए। इसका मूल कारण ये है कि जब तक वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा या आपका सर्विस सेक्टर का वहां पर बड़े बड़े पार्क नहीं खुलेंगे हमारे आईटी सेक्टर के, तो जब तक वहां पर जो हमारे बाहर लोग काम कर रहे हैं उन्हें उस लेवल का रोजगार यहां नहीं मिलेगा, विदेश में मिल जाएगा, लेकिन उन्हें काम करने के लिए बिहार में तो आ जाएंगे वापस, लेकिन काम करेंगे क्या, उनका लेवल बड़ा है, बिहार में वो स्थिति ढांचा नहीं है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है। सर एक सवाल और हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम बिहार के चुनाव की चर्चा करते हैं तो जाति समीकरण के आधार पर जितना चुनाव बिहार में होता है इतना कहीं नहीं होता है। अब जब चुनाव होना है, नवंबर में डेट आई गई है, तो अब क्या बिहार में जातीय खांचों के आधार पे वही वोटिंग हो जाएगी, या कुछ बामन सीटें अगर पिछले चुनाव को देखें तो बामन ऐसी सीटें थी जहां पे कम मार्जिन रहा, जहां पे एनडीए का और महागठबंधन का बड़ा कम मार्जिन रहा, 5000 से भी कहीं कम सीटें रहीं और वोट पड़े, या फिर कुछ सीटें तो ऐसी है जहां पे सिर्फ 12 वोट से प्रत्याशी की हार जीत हो गई। तो क्या उन सीटों पे अब जो है वो महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन सीटों पे भी नजर रहेगी सबकी? देखिए, जब चुनाव का मैनेजमेंट होता है तो सभी पार्टी जहां नेक टू नेक फाइट होती है वहां थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं। जीतने वाला ये सोचता है मैं हार ना जाऊं, और हारने वाला ये सोचता है कि मैं आपकी जीत जाऊंगा। तो इस नाते वहां चुनाव का वोटिंग परसेंटेज कंपैरेटिवली और की तुलना में ज्यादा होता है ऐसी सीटों पर। वहां चुनाव बहुत अच्छा घसम घस्से का चुनाव रहने वाला है। और जहां तक बिहार का विषय है, बिहार में पोलिंग परसेंटेज अच्छा रहेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि जो जितना चुनाव अगर ट्रायंगुलर हो गया तो उसकी वजह से प्रशांत किशोर जी के आने की वजह से कुछ पोलिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। सबसे बड़ा उनका योगदान यही रहेगा चुनाव में कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और जो छिपे हुए छोटे छोटे मुद्दे जैसे बाढ़ का मुद्दा था, पलायन का मुद्दा था, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पलायन के मुद्दे पे काम हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए, इसलिए कुछ मुद्दे बड़े हैं, लेकिन वो सीटों तक अपने इस एजेंडा में, इस पार्टिसिपेशन को, इस चुनाव को सीटों में गोल में ले जाएंगे, ऐसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। एक सर आखिरी सवाल का जवाब और आपसे जानना चाहेंगे, जैन जी की बात होती है, जो युवा हैं, अब जो युवा वोटर है बिहार का और जो पहली बार जो वोट डालने जाएंगे, तकरीबन इनकी 7 लाख के आसपास इनकी संख्या जो है वो बताई जा रही है। बिहार के मतलब 63-62 लाख के आसपास वो वोटर हैं जो युवा हैं। उन युवा वोटरों का रुझान क्या होगा? आप कैसे देखते हैं कि युवा वोटर कहाँ पे वोट करेगा जाके, क्या उम्मीदें रहेंगी उनकी? देखिए, यदि युवा वोटर की हम बात करें तो बिहार का जो युवा है वो पॉलिटिकली और स्टेट के मुकाबले पॉलिटिकली ज्यादा मैच्योर है। हमारे ईस्टर्न यूपी का युवा है पॉलिटिकली ज्यादा मैच्योर है, जो हमारी बेल्ट है ईस्टर्न यूपी बिहार। अब उसको आप वो चाहे पहली बार वोट डाले या 2-3 वोट डालने के बाद डाले, पहले चुनाव में रहा हो, पहली बार जो पार्टिसिपेट कर दो, उसे भी हम पहली बार का वोटर तो है, लेकिन उसे
मेच्योरिटी के हिसाब से हम पुराना वोटर नहीं मान सकते। नहीं, जैसे आप कहते हैं कि उनके ऊपर भी नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे उनके ऊपर इफेक्ट बिल्कुल, जितना नया इंटरनेशनल मुद्दा यूथ मानता है इतना पुराने व्यक्ति नहीं मानते, क्योंकि वो पुराने समय की राजनीति में घिरे रहते हैं। नया युवा आज के भारत को दिमाग में रखकर क्या मुद्दे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भारत का क्या स्थिति है, केंद्र सरकार की क्या इश्यूज हैं, केंद्र सरकार ने कौन से रिलीफ दिए, वो केंद्र सरकार की योजनाओं को देखता है, वो पॉजिटिविटी को भी ध्यान में रखता है, वो नेगेटिविटी में नहीं फंसा रहता। और जो पुराने लोग हैं पॉलिटिकली, वो अपनी पार्टी विचारधारा और नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पाते, वो उस चीजों का उतना ईमानदारी से नेगेटिव पॉजिटिव का बराबर अवलोकन नहीं करते या मन से उनको स्वीकार नहीं करते उनके प्रभाव को। जैसे हमारी केंद्र सरकार है, यहाँ पर भारत में केंद्र सरकार ने अभी दिवाली में जीएसटी घटाया, 6.5 लाख से ऊपर पैसे का अभी बिक्री बढ़ा है, इसका प्रभाव बिहार में पड़ने वाला है। केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से अमेरिका हमारे खिलाफ गया, 7.5 लाख लोगों ने, 70 लाख लोगों ने अमेरिका में ट्रंप की योजना और विचारधारा या जो इनकी पॉलिसी है इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। इन सब चीजों का बुजुर्ग पे, पुराने लोगों पर विश्वास हो नहीं पड़ेगा सर, लेकिन जो यूथ है वो इन चीजों को कंसीडर करता है। पॉलिसी क्या है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी हमेशा बाहर जितना उन्होंने बाहर घूमे हैं, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने जो भारतीय लोकतंत्र की साख बनाई है, भारत की साख बनाई है, उसी के कारण वो ट्रंप को फेस कर पाए हैं विश्व स्तर पर, और हम उसके दबाव में नहीं आ पाए जिस दबाव में लगातार ट्रंप के हमें लेना चाह रहे हैं। यानी कि भारत सरकार, ये मुद्दे इसका प्रभाव यूथ पे पड़ने वाला है। और यूथ हमेशा निष्पक्ष होता है, पवित्र मन होता है उसके मन में पहले से कोई गंदगी नहीं होती, साफ मन होता है, तो गलत को गलत कहने वाला होता है, सही को सही कहने वाला होता है। जो हमारा गठबंधन है, महागठबंधन की जो राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक कमियां, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है पार्टियां, इन चीजों का प्रभाव यूथ पे पड़ने वाला है। तो वो यूथ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बिल्कुल निभाएगा। और जो एनडीए है, एनडीए में जो पॉजिटिव चीजें हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, हमारा गोल्ड का जो उत्तर प्रदेश की जो केंद्र सरकार है, जो हमारा सोने का जो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे खजाना होता है, वो नंबर 1 पे आ गया वर्ल्ड में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की भारत में। तो भारत की जो सफलता है केंद्र सरकार की, एनडीए को उसका लाभ मिलने वाला है। यूथ इन चीजों को सोचता है, जो पॉजिटिव चीज है उनको भी देखता है, जो नेगेटिव है उनको भी देखता है। वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होता, वो निष्पक्ष राजनीतिक वोटर होता है। इसलिए मुझे लगता है यूथ की वोट का लाभ एनडीए को ज्यादा मिलने वाला है। सर आपका बहुत बहुत आभार, हमने बिहार चुनाव पे इतना डिस्कस किया। तो 14 नवंबर को मतगणना होगी, चुनावी आंकड़े साफ हो जाएंगे, सरकार किसकी बनेगी, हालांकि भविष्य के घरों में है, लेकिन बिहार का चुनाव बड़ा रोमांचक होने वाला है। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। आने वाले दिनों में फिर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बिहार का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, बिहार की सत्ता पे कौन सत्ता नशीब होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर हम बिहार चुनाव को लेके, बिहार के दांवपेच को लेके और महागठबंधन एनडीए और प्रशांत किशोर के बीच जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा वो कितना रोचक होगा, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार।